गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल। आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आज हम लोग एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और मैटर है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एक्चुअली कई यूजर का सवाल है, वो जानना चाह रहे हैं कि फॉर्म बी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं इसके संदर्भ में डिटेल्स चर्चा करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए थोड़ा बहुत हमें कंपनी के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है उसके बारे में और अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के बारे में जान लेना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है क्या। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसको हम लोग NCLT के नाम से जानते हैं, अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 with effect from 1st June 2016. So the central government has constituted National Company Law Tribunal under sections 408 of the Companies Act 2013 with effect from 1st June 2016. In the first page, the Ministry of the Corporate Affairs has set up 11 benches. The 11 benches, first one benches, the principal benches, that is at New Delhi, and other 10 benches. Other 10 benches at New Delhi, Allahabad, Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, and Guwahati, Hyderabad, कोलकाता, मुंबई। तो फ्रेंड्स, एक प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में, दूसरा अदर बेंच दिल्ली में, और बाकी 9 बेंच और जो है, जैसे कि मैंने प्रोनाउंस किया, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। तो टोटल 1 + 10 11 बेंचेस हमारे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का है। अब हम लोग आते हैं कि इस नेशनल लॉ कंपनी जो है, नेशनल लॉ कंपनी ट्राइब्यूनल्स में कौन कौन से केसेस जाएंगे और कैसे जाएंगे। कोई कंपनी से कंपनी टू कंपनी या कंपनी टू इंडिविजुअल कोई विवाद हुआ तो ऐसे कोई इश्यूज जो है, क्या हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर इज नो, बिकॉज कंपनी लिटिगेशंस के मैटर में हमारे लिए ऑलरेडी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 408 के अंतर्गत नेशनल लॉ कंपनी ट्राइब्यूनल सेटअप कर दिया गया है। तो ऐसे कोई भी मुद्दा नेशनल लॉ कंपनी ट्राइब्यूनल्स में ही जाएगा। अगर नेशनल लॉ कंपनी ट्राइब्यूनल्स की कोई भी ऑर्डर जजमेंट से एग्रीव्ड है तो फिर वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, और फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के जजमेंट्स या ऑर्डर के अगेंस्ट में आप और हम जो है हाई कोर्ट में आ सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली मैंने 408 सेक्शन 2013 जो है क्या, और हमारे ये जो है रखा गया है चैप्टर 27, जिसको हम लोग नेशनल लॉ कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर 27 में सेक्शन 408 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, सेक्शन 409 क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल, एंड सेक्शन 410 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो फ्रेंड्स, बीइंग ए लिटिगेंट, हम लोग कोई नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है या अपीलेट ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनका प्रोसीड्यूर क्या है, कौन प्रेसिडेंट होंगे, कौन मेंबर होंगे, उनका क्या क्वालिफिकेशन होंगे, इन सब विषय पे बहुत ज़्यादा जानकारी करने की उतने हमको लग रहा है कि औचित्य नहीं। अपने उतने जानकारी तो कभी भी किसी भी ले सकते हैं, औचित्य तो है ही, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारी उतने पर्पस सॉल्व नहीं हुए। लेकिन लिटिगेंट के हिसाब से हमें जानना पड़ेगा कि हम कौन कौन से मैटर पे कहाँ जाएं, कैसे जाएं, उनका क्या फ़ायदा उठाएं।
लेकिन फिर भी जो है हम लोग थोड़ा सेक्शन 408 को की लैंग्वेज जो है उसको देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारी 408 में क्या कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट with effect from such date as may be specified therein a tribunal to be known as National Company Law Tribunal consisting of a president and such number of the judicial and technical members as the central government may deem necessary to be appointed by it by notification to exercise and discharge such powers and functions as are or may be conferred on it by or under this act or any other law for the time being in force. तो ये था फ्रेंड 408 की जो लैंग्वेज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशंस के द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, जिसमें क्या होंगे, उसमें एक जुडिशियल, जिसमें एक प्रेसिडेंट होंगे एंड सच नंबर ऑफ द जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर, और उसमें कुछ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होंगे जो इस लॉ ट्रिब्यूनल को ऑपरेट करेंगे यानी रन कराएंगे। यही हमारे मेन मुद्दा है, विषय है। अब हम लोग मोटा मोटी नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल के बारे में जान गए हैं। अब फ्रेंड्स, कई यूजर का कहना है कि चूंकि हम जो पर्सनली जो क्वेश्चंस आया, हमारे साथ जो डिस्कशंस हुआ, उससे जो हमें जानकारी मिला कि लोगों के अंदर एक भय है कि इस तरह की कोई ट्रिब्यूनल जहाँ पे क्या करते जाते हैं तो वो उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो प्रो गवर्नमेंट ऐसा प्रतीत होता है, लोगों का ऐसा मानना है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली लोगों को ये भी मानना है कि चूंकि सैलरी वगैरह जो उससे मेंबर का या उस तरह का जो प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के, तो हो सकता है इस तरह और उनका भी इम्पैक्ट पड़े। तो बहुत सारा यूजर का ये भी जानना था कि एक्चुअली जो जजेस हैं उन लोगों की जो सैलरीज है उनकी क्या, किस तरह माने उसका डिसबर्समेंट होता है, किस तरह उसका पेमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे हैं, हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। तो फ्रेंड्स, सैलरीज, ग्रेजुटी, पेंशंस, अलाउंस एटसेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस एक्ट 1958, salaries etc. of judges of the High Court are governed by High Court judges on salaries and conditions of the Service Act 1954 and amendment in this act is required. तो जब जब जरूरत पड़ा इसका अमेंडमेंट किया गया। अब हमारी जो विषय है, चूंकि सैलरी कोई डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट नहीं देता बल्कि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, और सैलरी एंड अलाउंसेस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और उसी तरह पेंशन जो है वो पेंशन जो दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था। तो लोगों का जो कंसर्न है कि हमें जस्टिस मिलने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, और इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखा गया, ना कि किसी गवर्नमेंट के अंदर में। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आप इस मैटर को समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निश्चित रूप से जो हमारे बैंक्रप्सी की मैटर है, दैट इज द फॉर्म बी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली बैंक्रप्सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, कोई भी आप अगर हम पहले थोड़ा इंडिविजुअली उसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, आप जो है 5 लाख रुपया लेके, लेकिन आप बिजनेस करते करते आपके जो देनदारी इतना हो गया कि 5 लाख की जगह आपको 10 लाख हो गया। तो 10 लाख जब आपको हो गया तो डेफिनेटली 5 लाख का आपका एसेट्स है और 10 लाख का देनदारी है, लायबिलिटी है, दैट इज द क्रेडिटर्स, आप बन गया है।
तो ऐसे सिचुएशंस में क्या है कि आप लेनदारी जो आपको बन गया है कि आप किसी को पेमेंट करना है 10 लाख, लेकिन आपके एसेट्स टोटल 5 ही लाख है पूरी संपत्ति। तो ऐसे बिजनेस का, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको वो तगादा करेंगे। तो चूंकि आप इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके नाम पे 2 बीघा जमीन है जिसका वैल्यू आपको 40 लाख है, तो उसके भी बेच के आपको देना होगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो बिजनेस सेटअप है, प्रोप्राइटरी फॉर्म है, इनकी जो है एक अलग से हम लेखा जोखा रखे हैं और हमारा पर्सनल संपत्ति अलग है, इससे कोई हमारा सरोकार नहीं, हम नहीं देंगे। ये सब एक एक्सक्यूज नहीं दे सकते। लेकिन कंपनीज के मामले में बिल्कुल अलग है। कंपनी इज लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के अगर क्या कहते हैं, लेनदारी जो है, यानी टोटल एसेट्स मान लीजिए 500 करोड़ का है और टोटल लायबिलिटी उसका जो है 800 करोड़ हो जाता है, तो पूरे कंपनीज की जो एसेट्स बेच के, पूरी संपत्ति, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज बेच के 800 करोड़ तो आपको दे नहीं सकते। तो उसके लिए आपको एक रिकवरी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। ये लिक्विडेशंस की जो इंटायर प्रोसीडिंग है, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है एक डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि उनकी एक लीगलिटी है, उनको ब्रॉड डिस्कशन करना चाहिए जरूरी है। इसलिए आज हम लोग इतना ही चर्चा करें, आपको एक ओवरव्यू दे के रखें और इसमें हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। होप सो कि आपको मैटर जो है समझ में आया होगा, कुछ हद तक आपकी जो क्वेरीज का आंसर मिला होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और लास्ट में मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।